हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। वो सब्जेक्ट था हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग। तो आर्ट एंड टीचिंग का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम हुआ है 15/9/2020 को। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है 15/9/2020 का जो है एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 3 में। तो इसी का क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी का जो है क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन था 15/9/2020 का ही क्वेश्चन था। तो वो जो है शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन था। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। तो विद्यार्थियों का व्यवहार उनके संपूर्ण प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए। इस पर जो है सर्वाधिक प्रश्न उठ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक प्रश्न विद्यार्थियों का मूल्यांकन संपूर्ण व्यक्तिक उपलब्धि का न्याय दर्श है। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन के परिणाम विद्यार्थियों के समग्र क्षमताओं और उपलब्धियों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट कि एक विद्यार्थी किसी एक विषय में कमजोर हो सकता है, लेकिन अन्य सभी विषयों में अच्छा भी हो सकता है। इसमें मूल्यांकन के परिणाम उस विद्यार्थियों की समग्र क्षमताओं का न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कथन मूल्यांकन की वैधता पर जो है सवाल उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विषय वस्तु का समेकन किया जा सकता है। तो विषय वस्तु का जो है समेकन जो है कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रारंभिक स्तर पर, सेकंड ऑप्शन है केवल माध्यमिक स्तर पर, थर्ड जो है ऑप्शन दिया हुआ है केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्तर पर। तो विषय वस्तु का जो है समेकन किया जा सकता है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि विषय वस्तु का समेकन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विषय वस्तु विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर सीखने के अनुभव का निर्माण करता है। इससे छात्रों को विषय समझने में मदद मिलती है और वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रारंभिक स्तर की कक्षा में छात्रों को पाठ के माध्यम से काम करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो विद्यालय में जो है पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। तो विद्यालय में जो है पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय के सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि विद्यालय में पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की सीमा में सभी शैक्षिक अनुभव, कक्षा में प्रदान किए जाने वाले सभी अधिगम अनुभव, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक को विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए। तो अध्यापक को जो विद्यालय के बाहर बच्चों की गतिविधियों की चिंता क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे विद्यालय के बाहर के अनुभवों द्वारा भी सीखते हैं, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए। तो बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके, इसीलिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि कक्षा में अनुशासन होना चाहिए ताकि बच्चे एक व्यवस्थित एवं यथाक्रम संसार के लाभ की अनुमति कर सके। अनुशासन से कक्षा में शांति एवं व्यवस्था बनी रहती है, जिससे बच्चे ध्यान से पढ़ाई कर सकते हैं और अधिक सीख सकते हैं। अनुशासन से बच्चों में अनुशासनशीलता, समय प्रबंधन और नेतृत्व के गुण भी विकसित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय में शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि। तो विद्यालय में जो है शारीरिक दंड प्रतिबंधित है क्योंकि इसका अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक दंड जो है देने से मतलब सीखने पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यालय में शारीरिक दंड इसीलिए प्रतिबंधित है क्योंकि यह बच्चे को शारीरिक दंड से मिलने वाले तनाव उसके मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा शारीरिक अनुशासन जल्दी और अनजाने में दुरुपयोग तक बढ़ सकता है। बचपन से शारीरिक दंड का प्रभाव वयस्कता तक बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम सुसाध बनाने का कौन सा सबसे प्रभावी माध्यम है। तो अधिगम सुसाध बनाने का कौन सा जो है सबसे प्रभावी माध्यम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक सस्वर एवं दृश्य चित्र, सेकेंड ऑप्शन है एक दृश्य चित्र अध्यापकों द्वारा व्याख्या के साथ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अधिगम सुसाध बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम सस्वर एवं दृश्य चित्र है। अध्यापक द्वारा व्याख्या दृश्य चित्र भी प्रभावी होते हैं। अध्यापक की टिप्पणी युक्त एक स्वर टेप भी प्रभावी हो सकता है जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। दृश्य चित्र छात्रों को विषय को समझने में मदद करता है, जबकि सस्वर व्याख्या छात्रों के विषय को अधिक गहराई से समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह तो एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह सुरक्षित रूप से तब माना जा सकता है जब वह उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग करें जिन पर यह लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि एक विद्यार्थी ने सिद्धांत समझ लिया है, यह तब माना जा सकता है जब वह उन समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग कर सके जिन पर यह लागू होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दोबारा सामना होने पर पहचानना और जब पूछा जाए तो सिद्धांत को स्मरण करना, ये सभी सिद्धांत समझने के संकेत है, लेकिन अकेला संकेत सुनिश्चित नहीं करता कि विद्यार्थी ने संकेत को पूरी तरह से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे। तो एक अध्यापक जो है अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए। तो विद्यार्थियों का जो है पूर्व ज्ञान जानना चाहिए कि विद्यार्थी को जो है पहले से क्या आता है इसके बारे में जो है उसको जानकारी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि एक अध्यापक को जो अपनी कक्षा में नए विषय को पहली बार प्रस्तुत कर रहा है उसे विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान जानना चाहिए। इससे उसे यह पता चलेगा कि विद्यार्थी विषय के बारे में क्या जानते हैं और उन्हें किस स्तर पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थी के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को। तो विद्यार्थी के साथ एक अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक को जो है उनके साथ मित्रवत होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मूल सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो मूल सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, ये विधि जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट को मूल सहयोग को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में मदद कर सकते हैं। वे प्रतिभागियों को विभिन्न संस्कृतियों के मूलों के बारे में जानने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। वे मूल्यों का अभ्यास करने या उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या है तो पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। तो एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। तो उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि को संतुष्ट और उपयोग करने के लिए संवर्धित अधिगम अनुभव देना चाहिए। उसे अपनी रुचि के अनुरूप विषयों, कलाओं, खेलों या अन्य गतिविधियों को खोजने और विकसित करने की स्वतंत्रता देना चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और उत्साह बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि समय के सर्वाधिक कुशल उपयोग का परिणाम है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि है जो समय के सर्वाधिक कुशल का उपयोग परिणाम है? तो क्या है? अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि अगले प्रत्यय पर जाने से पूर्व प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करना समय के कुशल उपयोग का परिणाम है। यदि हम प्रत्येक प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार करने में अधिक समय लेंगे तो हम अन्य प्रत्ययों का अध्ययन करने में असमर्थ हो सकते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होगा और हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? तो श्रव्य दृश्य सामग्री को कक्षा में प्रयोग के लिए चयन करने का क्या मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्तता, सेकंड ऑप्शन है उपलब्धता, थर्ड ऑप्शन है उपयोगिता और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है मार्गदर्शक जो है सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए? उपयुक्तता, उपलब्धता और उपयोगिता, ये सभी होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो वांछनीय अभिवृत्ति का विकास जो है सबसे प्रभावी ढंग से जो है किया जा सकता है अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट के अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाले मूल्यवान गतिविधियों में अर्थपूर्ण भागीदारी द्वारा वांछनीय अभिवृत्ति का विकास सबसे प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी वांछनीय अभिवृत्ति को बढ़ावा देने वाली किसी गतिविधि में भाग लेता है तो वह उस अभिवृत्ति के बारे में सीखता है, अनुभव करता है, जुड़ाव महसूस करता है। इससे उस अभिवृत्ति के प्रति उसकी सकारात्मक भावनाएं विकसित होती है और वह उस अभिवृत्ति को अपनाने की अधिक संभावना रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? तो कौन जो है इसमें मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सुरक्षित रखने की योग्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो वर्णन दिया हुआ है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए क्या होता है? वैध होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। ये सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनुसार सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास नैतिक विकास का उच्चतम स्तर है। यह सिद्धांत कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होते हैं। सही कार्य को अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अतः यह वर्णन सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका जो विशेषता दिया हुआ है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो ये जो योग्यता होता है ये होता है इंट्रापर्सनल। क्या होता है? इंट्रापर्सनल होता है, जिसको हिंदी में अंतर्वैयक्तिक भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विकास में व्यक्ति के विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो विकास में जो है व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट की पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनके पारस्परिक क्रिया पर विचार करना क्या है, महत्वपूर्ण है। वंशागत विशेषताएं क्या होता है, तो ये विशेषताएं होता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, लेकिन पर्यावरणीय कारक भी व्यक्ति के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक बच्चे की बुद्धिमत्ता उसके वंशानुगत कारकों और उसके द्वारा प्राप्त शिक्षा और अनुभव के संयोजन से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों को अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। तो इसका जो है सही विवेचन क्या है, तो इसका सही विवेचन है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षकों द्वारा लड़कियों की तुलना में लड़कों के साथ अधिक बातचीत करना शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। यह पक्षपात कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कि शिक्षकों के स्वयं लिंग पूर्वाग्रह, सामाजिक अपेक्षा या कक्षा का वातावरण। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। तो किस प्रकार का जो है अनुकूलन करना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। तो कौन रणनीति जो है इसमें बच्चों में अर्थ का निर्माण को बढ़ावा देगी। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा क्या देगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि बच्चों में अन्वेषण एवं परिचर्चा अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। यह रणनीति बच्चों को अपने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने, विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को विश्लेषित करने और अपनी समझ को सुधारने में मदद करती है, जबकि अन्य रणनीतियां निर्धारित जानकारी को याद करने या अनुकरण करने पर जोर देती है, जो अर्थ निर्माण के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा जो है एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा डी, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो यह क्या है, तो यह जो है बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो ये जो है बदला जाता है स्टूडेंट सामाजिक पारस्परिक क्रिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक पारस्परिक क्रिया को मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। वाइगोत्स्की ने इसे समीप अस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा के साथ समझाया है, जो कार्यों की उन सीमा को संदर्भित करता है जिसे एक बच्चा केवल अधिक कुशल वयस्क या सहकर्मी की सहायता से प्राप्त कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो संरचनात्मक ढांचे में जो है बच्चों को किस रूप में देखा जाता है, तो एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो है बच्चे को देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषता दिया हुआ है और मिलान में से पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है इसमें सही है। तो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता क्या होगा, तो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता में दृश्य सूचनाओं को जो है नहीं समझ सकते हैं, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है दिया हुआ है स्टूडेंट और पूछा है कौन सा कार्य जो है अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्येताओं का संप्रेषण, सेकंड ऑप्शन है ज्ञान का संचारण, थर्ड ऑप्शन है गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा प्रबंधन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसमें, तो गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन, ये जो है अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने छात्रों को सीखने में मदद करना, गुणात्मक अधिगम को प्रोत्साहन है। यह केवल ज्ञान संचार द्वारा नहीं किया जा सकता है बल्कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करके और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करके भी किया जा सकता है। गुणात्मक अधिगम तब होता है जब छात्र सक्रिय रूप से प्रशिक्षित होते हैं और अपने ज्ञान को लागू करने और समझने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, समानतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो जिसके, तो समानतः एक बालक जिसकी समस्याएं हैं जो जिसके कुसमायोजित है, क्या है, कुसमायोजित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को, तो विद्यालय में जो है एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि विद्यालय में एक नव प्रवेशित बच्चे को अभिविन्यासित करते समय अध्यापक को विद्यालय में उसके समायोजन में उसकी कक्षा के सभी साथियों की सेवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चे को विद्यालय के वातावरण में जल्दी समायोजित होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। तो विद्यालय में खेलों को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है, शारीरिक क्षमता विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विद्यालय में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविजन के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वैध नहीं है। तो विद्यालय में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविजन के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है वैध नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यही जो है वैध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है। तो एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है, तो अनुभव करना, एक्सपीरियंस आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि प्रत्यय ग्रहण करने के अर्थ में सबसे पहले अनुभव करना आता है। प्रत्यय का अर्थ किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाने वाला वह अक्षर समूह है जो उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। जब हम किसी शब्द का अनुभव करते हैं तो हमें उस शब्द के अर्थ और उसके साथ जुड़े अन्य शब्दों के अर्थ का पता चलता है। इस ज्ञान के आधार पर हम उस शब्द में प्रत्यय जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है। तो अध्येताओं में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो इसका जो महत्वपूर्ण तरीका है, उन्हें प्रत्यक्ष तर्कना युक्तियों प्रदान की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है। तो अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तत्परता। क्या है? तत्परता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है कि एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अन्य विषयों या परिस्थितियों में उपयोगी होता है। अधिगम पहले से सीखा गया कार्य या ज्ञान नए कार्य या ज्ञान को सीखने में प्रभावित करता है। अतः तत्परता का अर्थ है किसी कार्य या उद्देश्य के लिए तैयार होना। यह एक क्या है? तो यह एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्साह इच्छा के साथ कार्य करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में क्या चीज़ का मतलब कमी होना है? तो इसमें जो है क्या चीज़ का कमी होता है? तो इसमें होता है अपने विषय के ज्ञान में जो है कमी होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ स्टूडेंट की कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण अध्यापन में अपने विषय की कमी होना है। शिक्षण विधियों में सक्षमता अपने विषय के ज्ञान और अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं को एक संरचित कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट सेट को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STET का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।